नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। प्रदेश में चल रही अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ा गया है और इसका शुभारंभ सीएम मनोहर लाल ने किया। स्कीम में आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, पीपीपी के जरिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी शामिल किए जाएंगे। स्कीम में सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले के लाभार्थियों के लिए राशन वितरण भी शामिल किया गया है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का वितरण भी होगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान। 4 नई स्कीम अंत्योदय योजना में शामिल, पीपीपी के जरिए आखिरी परिवार तक पहुंचाने का काम। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सीएम मनोहर लाल ने अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ दिया। अब इसमें आयुष्मान भारत स्कीम, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, पीपीपी के जरिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र वितरण शामिल किए जाएंगे। सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले के लाभार्थियों के लिए राशन वितरण भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का वितरण भी होगा शामिल। सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोन का वितरण भी शामिल होगा। ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी, इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य सब स्थितियां, परिवार का साइज, उसकी आवश्यकता है और आवश्यकताओं के साथ साथ परिवार की कोई विशेष क्षमता, ऐसी भी जानकारियां मिलेंगी तो समाज के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजाद भारत में ये व्यवस्था परिवर्तन का दिन है। 7 साल पहले जो मुहिम शुरू की गई थी, आज उसके परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकार मांगने की प्रथा जो अंग्रेजी शासन में थी, वो आज भी रही। हम आजाद हैं तो अधिकार मांगे क्यों? लाभार्थियों को आखिरकार उनके घर मिले हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सी योजना परिवार से जुड़ी, पीपीपी के जरिए हम आखिरी परिवार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास जाएगा। आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा, उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता को पूर्ति करेगा। 51,900 परिवारों ने अंत्योदय मेले में विभिन्न स्कीमों को अपनाने की बात कही है। 50,633 परिवारों ने ऋण के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 11,657 परिवारों को लोन दिया गया। 2014 में 13,44,000 लोगों को सामाजिक पेंशन मिलती थी। आज 17 लाख से ज्यादा लोगों को पेंशन मिलती है। पहले ओल्ड एज पेंशन की जो एक आंकड़ा आपको मुझे बताना जरूरी है। 2014 में ये आंकड़ा 13,47,000 बुजुर्गों को ये पेंशन मिलती थी, जो आज इस समय 17,44,000 लोगों को मिल रही है। अर्थात 4 लाख लोग इसमें बढ़ोतरी हुई है। और राशि में भी, क्योंकि उस समय ये पेंशन 1,000 रुपया थी, अब ये पेंशन अब 2,500 रुपया है, इसलिए इस राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। 14 में 134 करोड़ रुपया जाते थे, अभी 436 करोड़ रुपया इस ओल्ड एज पेंशन में ये जा रहे हैं। बहरहाल सीएम मनोहर लाल का ये कदम काफी काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक को लाभान्वित करने की दिशा में अनूठी योजना है। इसमें 4 और स्कीम जुड़ने से लाभार्थियों को आसानी से योजना का लाभ मिल जाएगा। चंडीगढ़ से विपिन परमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। सीएम मनोहर लाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति आज ही लॉन्च किया है, जिसके तहत कश्मीरी पंडितों के 209 परिवारों को स्कीम के जरिए प्लॉट दिए जाएंगे। वो है हमारे कश्मीरी पंडित भाई। इसमें एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने पिछले दिनों में एक विषय, बेमतलब का विषय था कि कश्मीरी पंडितों को जो सहायता है वो बंद कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए 2021 में, ये जुलाई 2021 में केवल 5 परिवार थे जिनको राशि 5,000 रुपया प्रति मास ये दी जाती थी।
उसकी एक कंडीशन थी कि जब वो अप्लाई करेंगे उसके 5 साल तक ये सहायता मिलेगी। और 5 साल ये हमने नहीं बनाया हुआ, ये पिछली सरकारों का नियम है कि 5,000 रुपया प्रति परिवार और मैक्सिमम 5 साल तक। 5 साल के बाद ये राशि बंद हो जाएगी। लेकिन अब उन 5 में से 4 परिवारों को 5-5 साल हो गए हैं। सिर्फ एक परिवार बचा है जिसको 5,000 रुपया अभी भी मिल रहा है, और ये एक परिवार को जुलाई 2026 तक मिलेगा। जुलाई 21 में इसने अप्लाई किया एक परिवार ने, और ये 26 तक मिलेगा। इसके अलावा कोई परिवार नहीं है। हाँ, कोई और परिवार अगर कश्मीर का ऐसा आता है वहां से डिस्प्लेस्ड होकर के और यहाँ पेंशन को अप्लाई करता है, उसको 5 साल के लिए मिलेगा। इसलिए इतने इस विषय को जिस ढंग से ऐसा बड़ा बनाया गया कि भी हम लोगों ने जैसे कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, क्योंकि कारण एक ही था, कश्मीर फाइल्स, वो जैसे जिस ढंग से उसको इतना लाभ मिला, जितना यानी उसको आकर्षण मिला, उस आकर्षण में हम लोगों ने भी प्रशंसा की। तो उन्होंने इसी बात को उड़ा दिया कि आपने तो कश्मीरियों की पेंशन बंद कर दी। तो मैंने बताया 5 में से 4 परिवारों के 5-5 साल हो गए पूरे, केवल एक परिवार बचता है जिसको 5 साल अभी 26 में पूरे होंगे। लेकिन साथ ही एक और बड़ा काम, इनके समय में यानी कांग्रेस के समय में 1991 और 1993 के बीच में जब कश्मीरी भाई हमारे यहाँ करके परिवार छोड़कर, वहां से घर परिवार छोड़ करके यहाँ आए विस्थापित होकर, उस समय इन लोगों ने कुछ जमीन खरीदी थी बहादुरगढ़ में आकर, और वो झगड़े की जमीन थी। खरीद तो उन्होंने ली, लेकिन कोई झगड़ा था, उस झगड़े के अंदर वो प्लॉट उनको मिल नहीं पाए। और 91-92 से लेकर और 2013-14 तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं। 14 के बाद जब वो विषय हमारे पास, और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि मिशन वचन पूर्ति में क्या खास है जिसे आज लॉन्च किया गया है। तो इसके तहत कश्मीरी पंडितों को मनोहर सौगात मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति लॉन्च किया गया, और क्या कुछ खास है ये हम आपको समझाने की कोशिश करें। इसके तहत 209 परिवारों को राहत दी जाएगी। कश्मीरी पंडितों के 209 परिवारों को प्लॉट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो बड़ी यहां पर सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से। बहादुरगढ़ में 60 कश्मीरी पंडितों को जमीन मिली है। जमीन को लेकर हुड्डा के साथ कश्मीरी पंडितों के लिए यह मिशन वचन पूर्ति लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह सौगात दी, मुख्यमंत्री ने मिशन वचन पूर्ति लॉन्च किया है। तो सीएम मनोहर लाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति आज ही लॉन्च किया है, जिसके तहत कश्मीरी पंडितों के 209 परिवारों को स्कीम के जरिए प्लॉट दिए जाएंगे। तो वहीं सीएम के ऐलान के बाद ही झज्जर में 80 कश्मीरी पंडितों को जमीन की कस्टडी मिली। कस्टडी मिलने के बाद मिनी सचिवालय में ही कश्मीरी पंडित खुशी से झूम उठे। सरकार के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। कश्मीरी विस्थापितों ने बहादुरगढ़ में कुछ जमीन ली थी जो हुड्डा 9 HSVP के साथ एक कोई डिस्प्यूट था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत इंटरवेंशन करके लगभग 118 में से 28 लोगों को पहले वो अलॉटमेंट लेटर्स दिए जा चुके थे। 80 लोगों को जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो आज एडमिनिस्ट्रेटर HSVP तक हमारे साथ हैं। 5 लोगों को उनमें से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम हुआ है वहाँ पर उनको अलॉटमेंट लेटर दिए थे। शेष अलॉटीज़ को अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। कुछ केसेस में मामूली सी कुछ औपचारिकताएँ बची हैं, जैसे कोई रिलीज डीड है या सबमिशन डीड है, एक्सचेंज डीड है, वो बननी बाकी है। चंडीगढ़ और SYL को लेकर हरियाणा और पंजाब में सियासत चरम पर है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने तो पंजाब सरकार पर झूठे दावे कर सत्ता में आने और दावे पूरे न होने पर चंडीगढ़ के बहाने लोगों को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दक्षिण हरियाणा में विशेषकर दशकों से इंतजार है कि SYL का पानी आएगा। हमारी धरती प्यासी है, बहुत सारी जगह तो गर्मियों में पीने का पानी भी नहीं होता, और ये पानी कभी कभी तो ज़्यादा हो जाता है तो पाकिस्तान में चला जाता है। और हमारा बड़ा भाई है पंजाब, वो हमें इतने सालों से पानी नहीं दे रहा है, और अब एक नई समस्या पैदा कर दी कि चंडीगढ़ पे भी अपना दावा जता दिया, जबकि ये सबको पता है कि SYL पर हमारा हक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित है, और
जितने ट्रिब्यूनल आए उन्होंने चंडीगढ़ पे हमारा जो है 60-40 की रेशो स्थापित कर दी। हिंदी भाषी का गांव हरियाणा को दिए थे, लेकिन पंजाब में झूठ बोल करके, झूठे वायदे करके जो नई नई सरकार आई थी वो उनको पूरा नहीं कर रही, इसलिए वो लोगों को भ्रमित करने के लिए नई समस्याएं। तो चंडीगढ़ मामले पर बोलते हुए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब सरकार असल में कोई वादा पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों का ध्यान भटका रहे। देखिए, ये चंडीगढ़ का मुद्दा पंजाब सरकार ने इसलिए छेड़ा है क्योंकि जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनको वो पूरा नहीं कर सकते, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये उन्होंने मुद्दा छेड़ा है। और वो और भी मुद्दे छोड़ सकते हैं, लोगों को आपस में लड़वा सकते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर जो घोषणाएं की थी अगर वो उस पर डटे रहे तो पंजाब का हाल जो है वो श्रीलंका जैसा हो जाएगा। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जब तक हमें एसवाईएल का पानी नहीं देते, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं देते, हम चंडीगढ़ में डटे हुए। वहीं सांसद सुनीता दुग्गल ने भी पंजाब सरकार पर निशाना साधा है, आइए सुनते हैं। वहाँ पर सरकार बनी है और सीएम बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम जो किया है वो उन्होंने जो वादे किए थे कम से कम उनको धीरे धीरे करके वो पूरा करते। 300 यूनिट की उन्होंने बात की थी, तो क्या रहा उस 300 यूनिट का? तो जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए थे जनता को, जो कुछ वो वादे करके आए थे, मुझे लगता है कि धीरे धीरे उनको वो काम करने चाहिए थे। उसकी बजाय एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर देना जो है वो भाईचारे में जो है वो दिक्कत क्रिएट कर देना, मुझे लगता है कि ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। कि उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया और उसके अंदर जो है जिस तरह से उन्होंने पास किया, वहां पर विधेयक पास किया, मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत है। और इसी संदर्भ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो अपने विधानसभा का सत्र बुलाया और हमारी सभी पार्टी, जितनी भी पार्टी हैं वो हरियाणा के अंदर सभी पार्टियों ने अक्रॉस द पार्टी लाइन जो है उनके उस विधेयक की भर्त्सना की है। और हरियाणा में उन्होंने विधेयक पास किया है कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, उसका जो भी डिसीजन है वो सबको मान्य होना चाहिए। तो और उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी सभी सांसदों से भी मिले और सभी कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने विचार विमर्श किया और उन्होंने यही न्यायपूर्ण समझा कि जिस तरह से जो माननीय हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका डिसीजन सबको मान्य होना चाहिए। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के खिलाफ आज हरियाणा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन जो है वो किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर एकजुट हुए हैं। महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन है। विवेक बंसल प्रभारी हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस। सर क्या कहेंगे, ये प्रदर्शन कॉल किया गया है महंगाई को लेकर, यूनिट की ओर से किस तरह से ये हम देखते हैं इस दृष्टि से है कि जिस तरीके से ये जानलेवा महंगाई आज आम जनमानस को आज पीड़ित कर रही है, व्यथित कर रही है, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और इस सरकार को आगाह कर रहे हैं कि इस सरकार को चेता रहे हैं कि ये अनुचित है, ये कल्याणकारी सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ये जनविरोधी ही सरकार कुछ ऐसा कर रही है। क्या कहेंगे सर, स्टेट के कई नेता भी देखिए बहुत सौ की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। अब हर एक के बारे में मैं ये कहूँ कि ये नहीं पहुंचा, बात होगी पता चल जाएगा। और ये कार्यक्रम का मूल रूप से देखना चाहिए कि कार्यकर्ता में इसको लेके जोश है, उत्साह, वो महत्वपूर्ण बात। तो विवेक बंसल है, प्रदर्शन किया गया, कुमारी शैलजा भी है दूसरी तरफ और नेता जो नहीं पहुंचे। साफ तौर पर यह कहना है विवेक बंसल का कि व्यवस्थाओं के कारण जो है वो नेता नहीं पहुंचे, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है और महंगाई के खिलाफ इस प्रदर्शन में हरियाणा के कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। प्रदेश में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर उतरे। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया।
फिर सड़क पर उतरे रोडवेज कर्मचारी, मांगों को लेकर हल्ला बोल, आर पार की लड़ाई का ऐलान, बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। सड़क पर उतरे ये कर्मचारी हरियाणा रोडवेज के हैं। अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर ये सड़क पर उतर गए हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोडवेज के कर्मचारियों ने साझा मोर्चा के बैनर तले 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि 28 और 29 मार्च को 19 कर्मचारियों पर दर्ज हुए मामले को वापस लिया जाए। इसके साथ ही उनकी मांग है कि पेंशन रोडवेज डिपो में नई बसों को शामिल करने के साथ निजीकरण पर रोक लगे और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। देश का कर्मचारी लंबे समय से रोडवेज विभाग में नई बसें खरीदने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके विरोध में 28 और 29 मार्च को पूरे प्रदेश के अंदर चक्का जाम किया गया। सब सफल हड़ताल से सरकार घबरा करके न कुछ जीएम सरकार के इशारे के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और एक तो अधिकारियों ने जो गुड़गांव HREC का हमारा महाप्रबंधक है, ठेकेदार द्वारा उसके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते रोडवेज में बसें शामिल करें, अन्यथा हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द नहीं पूरी हुई तो वे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। साझा मोर्चा को समय रहते बुलाकर बात करें ताकि कोई भी मसले का हल बिना टेबल टॉक के नहीं निकल सकता। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी सभी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। उनमें से जो भी चाहे पुरानी बसों की डिमांड है और खासकर जो अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है और रोडवेज में अगर नई बसें शामिल होंगी तो उससे रोजगार की जो समस्या है वो भी कुछ हद तक हल होगी। और हमारे बहुत लंबे समय से चाहे वो बोनस की डिमांड है, चाहे LTC की है, चाहे कच्चों को पक्का करने की, जो वर्कशॉप की भर्ती की मांग है, बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो हमारी बहुत समय से रद्द पड़ी हैं। उन सभी को लेकर भी साझा मोर्चा सरकार के साथ बिल्कुल आमने सामने है। रोडवेज कर्मचारी ये कोई पहली बार प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। 18 और 29 मार्च को भी वो सड़क पर उतरे थे। देशव्यापी हड़ताल के चलते प्रदेश भर में अलग अलग जगहों और अलग अलग विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रदेश के हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। आम आदमी पार्टी के पंजाब चुनाव में बम्पर जीत पर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि किसी भी पार्टी को खड़ा होने के लिए 40 से 50 वर्ष लग जाते हैं। अभी आम आदमी पार्टी नई पार्टी है। पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की जीत है वो एक्सीडेंटल जीत है। आने वाले समय में ये कितना काम कर पाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं रणजीत सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अनुभवहीन मुख्यमंत्री करार दिया। बीजेपी 1984 में 2 लोकसभा सीट थी बीजेपी के पास। आज बीजेपी पूरे देश में बढ़ गई, पर आज भी बीजेपी तमिलनाडु और केरला में नहीं पहुंची। वेस्ट बंगाल में भी इस साल पहुंची है। अब तक आम आदमी पार्टी को तो कोई भी पार्टी, चाहे सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई हो, चाहे उन्होंने अखिलेश ने बुलाई हो, जो भी कोई सीनियर लीडर्स की होती थी, चाहे शरद पवार बुलाते थे, उसमें आम आदमी पार्टी को तो इन्वाइट ही नहीं करते थे। केजरीवाल पे एक यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट थी, इनको तो लोगों ने क्योंकि नेशनल सीन पे थे नहीं। पंजाब का इलेक्शन तो एक जो कहते हैं ना जी, एक एक्सीडेंटल इलेक्शन था। एक लोगों का डिसल्यूजनमेंट था, किसान आंदोलन था, और इस करके लोगों को एक दोनों तरफ से के जो ट्रेजरी बेंचेस थे वो और अपोजिशन बेंचेस थे, दोनों ही लाइन को ख़त्म करके बीच के नए लोगों को बना के ले आए। अब लोगों को पता नहीं, देखिए आज तो कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो हम एक बार तो स्वागत करेंगे। जनरल पब्लिक का मैंडेट मिला है, उसे आदमी को नहीं कहना चाहिए। पर मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ा चैलेंज है, बॉर्डर स्टेट है। 1 साल में पता लगेगा। फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन पंजाब की बहुत अच्छी नहीं है। देखिए वहाँ रेस्ट हाउसेज, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पुराने पड़े हैं उनको बैंक में गिरवी रख के तनख्वाह दी जा रही है। 3-3 दिन पावर कट इंडस्ट्रीज़ का लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफिस में 2-2 घंटे बिजली बंद करके चलाए जा रहे हैं। और अभी कोई ये मुझे कोई
टोटके सुनाने की बातें थोड़ी है। सरकार चलाना है, एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। अगर आप पटवारी को भी भर्ती करते हैं तो उसे 2 साल ट्रेनिंग होती है। अगर पुलिस में भर्ती करते हैं 2 साल मधुबन और फिलौर जाके ट्रेनिंग लेनी होती है। आप चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट बन के पूरे प्रदेश। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।